हेलो माइनिंग प्रोफेशनल्स। मैं अमन कुमार शुक्ला, फाउंडर ऑफ मैजिकल माइनिंग। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है मैं उसको क्लियर करने वाला हूँ, जो कि डीजीएमएस माइनिंग सर्टिफिकेट्स वाला है। इसको मैं कंप्लीट गाइड में आपको समझाऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगने हैं, स्लॉट्स बुकिंग वगैरह कैसे करना है, फीस वगैरह क्या लगने वाली सर्टिफिकेट्स की, मतलब और किस रेगुलेशन के अंडर में ये आपको माइनिंग सर्टिफिकेट इशू होते हैं, जो कि आपका कोल माइंस रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली भी और मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग भी दोनों चीज़ करके बताऊंगा मैं, जो कि मेटल और कोल वाले दोनों को ही क्लियरली समझ में आ जाएगा किस में कितनी फीस लगनी, डॉक्यूमेंट्स क्या रहने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना और आपको किस तरीके से आगे प्रोसेस करना है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल करते टाइम गलत फीस भर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और इस वीडियो के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि कोल माइंस और मेटल माइंस के जो सर्टिफिकेट है उसमें फ़ीस में क्या डिफरेंस है और इसमें और क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेंगे हम कि क्या क्या है इसका पूरा फीस वगैरह, स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। फर्स्टली हम देख लेते हैं जो कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ग्रांट कैसे होते हैं और डीजीएमएस किस तरीके से वर्क करता है। तो आपने देखा होगा आपके रेगुलेशन नंबर 20 में, चाहे सीएमआर हो चाहे एमएमआर हो, तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली फीस फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट के लिए फीस ग्रांट की जाती है और रेगुलेशन नंबर 20 के अकॉर्डिंगली होती है। डीजीएमएस जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट इशू करता है। कौन कौन सर्टिफिकेट इशू करता है, जैसे कि आप देखे होंगे माइंस मैनेजर, ओवरमैन, सरदार, फोरमैन, सर्वेयर एटसेट्रा, बहुत सारे हैं जो सर्टिफिकेट है। मेटा कोल के लिए अलग है और मेटल के लिए अलग है। तो सर्टिफिकेट्स दो रेगुलेशन के अंडर आते हैं। जो फर्स्ट है सीएमआर कोल माइंस रेगुलेशन 2017, सेकेंड है आपका एमएमआर मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961। सो मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ बताऊंगा कि जो कोल माइंस रेगुलेशन और मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली जो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों के लिए ही बात कर रहा हूँ मैं, सेम रहेंगे। कि कोई कभी भी आप ये मत समझिएगा कि मैं रिस्ट्रिक्टेड के लिए अलग बात कर रहा हूँ और अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए अलग बात कर रहा हूँ। तो दोनों के लिए सेम बात करूँगा मैं, और जो भी फीस रहेगा या स्ट्रक्चर रहेगा तो आपको दोनों को साथ में कंसीडर करके चलना है। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं कोल माइंस की। अगर आप कोल माइंस के लिए सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो तो वो कोल माइंस रेगुलेशन 270 के अंडर आता है, 217 के अंडर आता है। तो कोल माइन सर्टिफिकेट में फीस क्या है? सर्टिफिकेट फर्स्ट है आपका फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, जो जिसका फीस है 1200 रुपये। सेकेंड क्लास का है जिसका फीस है 900 रुपये। थर्ड है आपका सर्वेयर, उसका फीस है 600 रुपये। फोर्थ है आपका ओवरमैन, उसका फीस है 600 रुपये। देन आपका माइनिंग सरदार का है उसका 400 रुपये है। और सिक्स जो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर उसका 300 रुपये है। गैस टेस्टिंग का सभी में सेम है, 300 रुपये। ये सारे सर्टिफिकेट्स मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जो फर्स्ट क्लास से लेके वाइंडिंग इंजन ड्राइवर तक का है, ये आपका सीएमआर 2017 के अकॉर्डिंगली, मतलब कि आपका कॉल करके आप जब फिल करोगे, स्लॉट्स बुक करते हो तो कॉल करके ही आएगा। और गैस टेस्टिंग आपको माइंस एक्ट करके आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये कोल माइंस के अकॉर्डिंगली फ़ीस हो गई। कोल माइंस में ज़्यादा फीस है, जो सर्टिफिकेट आप अप्लाई करते हो उसके लिए ज़्यादा फीस रहती है। चाहे आप रिस्ट्रिक्टेड हो या अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट अप्लाई करो तो फीस दोनों का सेम रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए सेम फीस रहता है, कोई अलग नहीं रहता है। कोल माइन से फीस क्या है, कंपेरेटिवली हाई होती है और इसी वजह से कैंडिडेट को पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मेटल या मेटालिफेरस माइंस पर। तो मेटल माइंस का सर्टिफिकेट एमएमआर 1961 के अंडर आते हैं। और यहाँ पर सबसे शॉकिंग चीज़ है, फीस बहुत कम है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो फीस बहुत कम है। फर्स्ट आपका सेकेंड क्लास मैनेजर का है 75 रुपीज़ फीस है मेटल के लिए। और सेकेंड है आपका फोरमैन, 50 रुपीज़ फीस है। थर्ड है आपका सर्वेयर, 50 रुपये फीस है। फोर्थ है आपका गैस टेस्टिंग माइंस एक्ट 300। ये तो सेम ही है, चाहे कोल से हो चाहे मेटल से हो। बट जो सेकेंड क्लास फोरमैन सर्वेयर ये सब का फीस बहुत कम है कंपेरेटिवली। आप अगर कोल माइंस से देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत कम है। जी हाँ, सिर्फ 50 से 75 रुपये में आपको काम हो जाना है। इसलिए जो कैंडिडेट मेटल माइन बैकग्राउंड से आते हैं उनका सर्टिफिकेट कॉस्ट काफ़ी कम पड़ता है। अब एक सिंपल कंपैरिजन समझ लीजिए। जैसे आपका ओवरमैन हो गया या फिर आपका फोरमैन होगा। ओवरमैन आपका कोल से होगा, फोरमैन आपका मेटल से होगा। ठीक है,
तो जो कोल माइन में आपका, जैसे सेकेंड क्लास की बात करूँ, कोल माइन और मेटल माइंस की बात करूँ, ठीक है, मेटल माइन सेकेंड क्लास मैनेजर, जो भी आपका चाहे अनरिस्ट्रिक्टेड हो चाहे रिस्ट्रिक्टेड हो, आर हो चाहे यू आर हो, कोल माइन हो गया और मेटल माइन हो गया। तो सेकेंड क्लास मैनेजर का आप बात करें तो कोल माइंस में आपको फ़ीस है 900 रुपये और मेटल माइंस में फ़ीस है आपको 75 रुपये। तो ये कंपैरिजन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोल का आपका जो रेगुलेशन CMR 2017 के अकॉर्डिंगली ओवरमैन का आपको 600 रुपये फ़ीस है और फोरमैन मेटल का तो 50 रुपये फ़ीस है, ठीक है। यही रीज़न है कि गलत रेगुलेशन सेलेक्ट करने से सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आप फीस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें कितना फ़ीस लगता है। जो कॉमनली मिस्टेक होता है, मतलब कि जो कैंडिडेट्स हैं वो 75% आपका कैंडिडेट हैं जो मिस्टेक्स करते हैं, कोल और मेटल का डिफरेंस नहीं समझते हैं, गलत फीस पे कर देते हैं। भारत कोष के अलावा कहीं और पेमेंट ट्राई करना ये नहीं करिएगा, रिसिप्ट अटैच नहीं करना है। ये सब मतलब कि इनमें इनकी वजह से को बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। फीस पेमेंट क्या है, 21 दिन के अंदर आपको भेजना पड़ता है। इनमें से एक भी गलती हुई तो डीजीएमएस फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। जो डीजीएमएस का सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई लगते हैं, अपलोड करने पड़ते हैं, उनमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉमनली सभी चीज़ में यूज़ होते हैं बता देता हूँ मैं। फर्स्ट आपका एज प्रूफ है, द 10th की मार्कशीट, अगर डिप्लोमा की है 10th की मार्कशीट और डिग्री की है तो 12th की मार्कशीट। डिग्री में तो आपको दोनों दिखाना पड़ेगा, बाकी अगर आप डिप्लोमा बस किए हैं तो आपको 10th बस आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सर्टिफिकेट्स लिखा है, मतलब कि जो सर्टिफिकेट्स रहते हैं डिग्री वाले, जो सर्टिफिकेट्स रहते हैं, जो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दोनों जो रहता है, इसको आपको डालना करना है, अपलोड करना है। लाइट ब्लू बैकग्राउंड का फोटोग्राफ, आपकी फ़ोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। थर्ड आपका वाइट बैकग्राउंड सिग्नेचर, मतलब कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वाइट बैकग्राउंड है और इसके अंदर आपको सिग्नेचर पूरा करना है, ठीक है। ये ऐसे आपको रहना चाहिए। और आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि जो आपने जो डिग्री किया है या फिर डिप्लोमा किया है, अगर दोनों किया है तो आपने आपको दोनों चीज़ें अप्लाई कर उसको अपलोड करना है, और अगर एक चीज़ किया आपने तो एक चीज़ आपको अपलोड करना है। सर्टिफिकेट्स मतलब कि जो डिग्री लास्ट में जो मिलता है फाइनल के बाद पूरा, तो आपको डिग्री लास्ट में पूरा फाइनल मिलती है उसको सर्टिफिकेट्स बोलेंगे। और मार्कशीट्स मतलब कि जो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट रहती है आपको, वो आपको करना पड़ेगा अपलोड। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो अगर डिप्लोमा वाले हैं तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट, और अगर डिग्री वाले हैं तो 8 सेमेस्टर की मार्कशीट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ अपलोड करना पड़ता है। फिफ्थ है आपको फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको। सिक्स आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सेवन आपको करेक्टर सर्टिफिकेट रखना है। एट्थ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आप किसी भी अगर वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, सेकेंड क्लास कोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वंस 1 साल का आपको PGPT का आपको शो करना पड़ेगा, है ना। या फिर अगर ओवरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर फोरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको PDPT का एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन आपका जो HMM परमिशन है, मेटल में HMM परमिशन मांगता है, कोयला में आपका परमिशन नहीं मांगता है। HMM परमिशन मतलब कि जो आपका रेगुलेशन नंबर 1062B की परमिशन जो रहती है, 2B की परमिशन, वो आपको दिखानी पड़ती है कि आपका HMM परमिशन है या नहीं। आपका डीप होल ड्रिलिंग कर सकते हैं, मतलब कि डीजीएमएस से आपको परमिशन मिला है कि नहीं, क्योंकि उसका कुछ 3 साल 5 साल वैलिडिटी रहता है। तो आपको HMM परमिशन दिखाना पड़ता है, सिर्फ मेटल में, कोल में नहीं दिखाना पड़ता। कोल में इतना जो मैन पावर उसका दिक्कत नहीं होता। टेंथ आपको एफिडेविट, एफिडेविट ट्रूथ डिक्लेरेशन, मतलब कि अगर आपका कहीं पे नाम वाला वगैरह में दिक्कत है, कुछ नेम में त्रुटि है या फिर फादर्स नेम में त्रुटि है या फिर किसी और चीज़ में त्रुटि है, तो आपको एक एफिडेविट बनवा कर अपलोड करना है, जिससे कि आपको दिक्कत ना जाए बाद में। 11 है आपको भारत कोष का रिसिप्ट। भारत कोष की वेबसाइट से आपने इसको आपको सर्च करना गूगल पर, और अगर आपसे अप्लाई करते नहीं आता तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। तो भारत कोष का आप कैसे रिसिप्ट वहाँ से लेकर और यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये चीज़ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड होने, लास्ट में जब स्लॉट्स वगैरह बुक हो जाते हैं तो आपको आधार कार्ड वगैरह और कुछ अपना आईडी लेके जाना पड़ता है। सो आपको आगे चल के प्रोसेस हो जाता है वेरिफिकेशन का। देखिए अगर आपको स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं,
आपके आसपास कहीं भी स्लॉट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मैजिकल माइनिंग से कांटेक्ट करिए, ठीक है। हम आपको कंसल्टेंट तक पहुंचा कर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको स्लॉट्स बुकिंग में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। तो आपके स्लॉट्स ज़्यादातर हर मंथ मिड मतलब कि मिड मंथ में ओपन होता है, तभी की डेट रहती है आपको मिड मंथ की। लास्ट में फाइनल अगर लास्ट मंथ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको स्लॉट्स लास्ट दिन ही मिलता है। अगर कोशिश करेंगे रात भर आपको बैठना पड़ेगा, बट अवेलेबल नहीं हो पाता है, ऑलरेडी भरे रहते हैं। तो स्लॉट्स वगैरह की अगर दिक्कत होती है तो आप लोग मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर, या फिर आप वेबसाइट के थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्लॉट्स वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। और मैं कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ये नहीं पता कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप किस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं वो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट मैं बात करूँगा कोल वालों के लिए। कोल वालों के लिए बात करूँगा मैं, जैसे कि जो फर्स्ट ओवरमैन की बात करता हूँ मैं। ओवरमैन की बात करूँ तो इसमें आपको डिप्लोमा माइनिंग वाले, डिप्लोमा माइनिंग जो 3 साल का आप किए रहते हैं, उसके बाद आपको एक लगता है 1 साल का 1 ईयर का पीटी का एक्सपीरियंस लगता है। 1 ईयर का 1 ईयर एक्सपीरियंस लगता है पीटी का। पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहता है। देन आपको आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट लगेगा। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट लगेगा, ये आपका लगेगा रिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए, ठीक है। 3 चीज़ अगर रिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए लगेगा, ठीक। और अगर अनरिस्ट्रिक्टेड की बात करूँ तो उसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगा, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी जुड़ जाएगा। तब आप ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया ऐसे। यही चीज़ होती है फोरमैन में। सेकेंड मैं फोरमैन की बात करूँ तो कोल की बात करूँ, मेटल की बात करूँ, कोल तो देख लिया हमने। मेटल की बात करूँ तो फोरमैन के लिए जो रहता है, फोरमैन के लिए तो इसमें भी सेम ही रहता है। डिप्लोमा माइनिंग आपका लगेगा, डिप्लोमा माइनिंग लग जाएगा। 1 ईयर का आपका पीटी लग जाएगा एक्सपीरियंस। देखिए अगर आपने पीटी ओपन कास्ट से किया, ओपन कास्ट से, तो आप रिस्ट्रिक्टेड बनेगा, ठीक है। और आपने अगर अंडरग्राउंड से ट्रेनिंग किया तो आपका अनरिस्ट्रिक्टेड बनेगा। और इसमें एक चीज़ गैस टेस्टिंग जुड़ जाएगा। नहीं तो सिर्फ वो रिस्ट्रिक्टेड में सिर्फ ये 3 चीज़ें रहेंगी, ठीक। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो फोरमैन का भी मैं बता दूं कि इसमें फर्स्ट एड लगेगा, फर्स्ट एड लगेगा। कि अगर आपने ओपन कास्ट से ट्रेनिंग किया तो रिस्ट्रिक्टेड बनेगा। और अगर आपने सिर्फ अंडरग्राउंड से ट्रेनिंग किया तो एक चीज़ और जुड़ जाता है इसमें, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। और इसके लिए आपको अंडरग्राउंड से ट्रेनिंग करना पड़ता है अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के लिए, कि मतलब दोनों जगह एलिजिबल हो। तो ये चीज़ आपको मैं ज़रूर बताना चाहता था, इसको आपको थोड़ा क्लियरेंस रखना है। ऐसे ही करके अगर आप सेकेंड क्लास के लिए बात करेंगे तो सेकेंड क्लास में आपको एसएमसी, इसमें भी आपको अगर डिग्री के बाद 1 साल का आपको पीजीपीटी लगता है, पीजीपीटी का एक्सपीरियंस लगता है। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपको, चाहे अगर ओपन कास्ट से ले रहे हैं, ओसी से ले रहे हैं, तो आपको रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर उससे कर रहे हैं, अंडरग्राउंड से कर रहे हैं, तो आपको अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेम ऐसे ही मेटल का भी है। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा क्लियर वे में समझाना चाहता हूँ। कई लोग को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है किस किस तरीके से क्या करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करा करिए। आपको कहीं भी कोई भी इशू आता है तो मैं पूरा आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको आगे चल कोई इशू ना हो, ठीक है। सो आप लोग हमसे इसी तरह अपडेटेड रहिए। थोड़ा सा वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने जो फ्रेंड्स हैं, जिन सर्कल में जिन्हें भी सर्टिफिकेट अगर स्लॉट्स वगैरह बुकिंग करानी, या फिर वो किसी तरीके से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से अपडेटेड रहिए हमसे और कनेक्टेड रहिएगा मैजिकल माइनिंग से हमेशा। थैंक यू सो मच।